नमस्कार, शाम के 7 बजने को है। शंखनाद में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। आप देख रहे हैं देश का सबसे विश्वसनीय और नंबर 1 शो। तालिबान के लिए भारत का प्लान तैयार हो रहा है, जिसमें पाकिस्तान अब पूरी तरह से फेल होने वाला है। आपको दिखाएंगे पूरी की पूरी खबर। इसके अलावा बात करेंगे पंजशीर की भी, जहां तालिबान के खिलाफ पिक्चर अभी बाकी है। लेकिन शंखनाद की शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ हम करने जा रहे हैं। तालिबान के प्रवक्ता ने एक बार फिर से महिलाओं को लेकर बेतुका बयान दिया है, जो कि पाकिस्तान की सोच को बयां करता है। 33 मंत्रियों की कैबिनेट में एक भी महिला न होने पर तालिबान का बयान सामने आया है। उसने कहा है कि महिलाएं सिर्फ बच्चा पैदा करने के लिए हैं। तालिबान का यह कहना है जरूरी नहीं कि एक महिला कैबिनेट में हो, क्योंकि महिलाएं सिर्फ बच्चा पैदा करने के लिए हैं। कैबिनेट में उनके लिए कोई जगह नहीं है। वहीं अफगानिस्तान में हो रहे महिलाओं के प्रदर्शन पर भी तालिबान ने जवाब दिया है। तालिबान का कहना है कि ये महिलाएं पूरे तालिबान की नुमाइंदगी नहीं करती। तो इस तरह की सोच है इस तालिबान की, जो महिलाओं को भी साथ में लेकर चलने की बात कर रहा था, लेकिन उसका चरित्र एक बार फिर से दुनिया के सामने है। एक तरफ ब्रिक्स का सम्मेलन लगातार जारी है, भारत उसकी अध्यक्षता कर रहा है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमाम बातें कही। तालिबान को लेकर भी बड़ी बात वहां से निकलकर सामने आ सकती है। इन सब के बीच तालिबान का यह बयान कि महिलाएं सिर्फ बच्चा पैदा करने के लिए हैं। गीता मोहन मेरी सहयोगी जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। गीता, उम्मीद तो ये की जा रही थी कि सबको साथ में लेकर चलने की बात करने वाला तालिबान महिलाओं को लेकर थोड़ा बदलेगा, लेकिन 1996 वाले तालिबान में और आज के तालिबान में कोई फर्क नहीं है। और क्या कुछ कहा गया है तालिबानी प्रवक्ता की ओर से? चित्रा, ये कोई नई बात नहीं है। सब यही कह रहे हैं कि तालिबान औरतों को लेकर नहीं बदलने वाला। 2 दिन पहले एक और ऐसे ही तालिबान रिप्रेजेंटेटिव ने औरतों को, अफगान औरतों को खरबूजे के साथ कंपेयर किया था कि वो कटा हुआ होना चाहिए या पूरा होना चाहिए। और आज आप देख रहे हैं कि वो मंत्री नहीं बन सकती है। तो तालिबान अपना रुख नहीं बदलने वाला। ये देखना होगा कि क्या अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, इंटरनेशनल कम्युनिटी अपना रुख बदलेगा या ऐसे ही तालिबान को अपना मन मर्जी करने देगा अफगानिस्तान में। ये सोच तो बहुत खतरनाक है, न सिर्फ अफगानिस्तान की महिलाओं के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए। बहुत शुक्रिया गीता, आगे भी आपसे जानकारी इस बाबत हम लेते रहेंगे। तो तालिबान की इस तरह की सोच कि महिलाएं सिर्फ बच्चा पैदा करने के लिए हैं, वो वही काम करे, मंत्रिमंडल में शामिल करना जरूरी नहीं समझता है तालिबान। इस तरह की सोच निकलकर सामने आई है। तालिबान की सत्ता में आने के साथ ही फरमानों और पैरों का काला दौर भी शुरू हो गया है। इसकी सबसे ज्यादा मार महिलाओं पर पड़ रही है। महिलाओं के लिए पर्दा जरूरी कर दिया गया है। उनके विरोध प्रदर्शनों पर पाबंदी लगाई जा रही है। कोशिश यही है कि किसी भी तरह महिलाओं की आवाज को दबा दिया जाए। तालिबान को सत्ता संभालने के बाद कुछ समझ में नहीं आ रहा, यहां तक कि उसने एक लड़ाके को अफगानिस्तान की सेंट्रल बैंक का गवर्नर तक बना दिया है बंदूकों के साथ। अफगानिस्तान में ऐसा निजाम आ चुका है जिसके हुक्मरान इंसानियत के दुश्मन हैं, जिसके कई चेहरे दुनिया के मोस्ट वांटेड आतंकी हैं, जो ताकत और जुल्म के जोर पर ही अपनी हुकूमत कायम रखना चाहते हैं। अफगानिस्तान में तालिबानी सरकार बनने के साथ ही काले अध्यायों का सिलसिला शुरू हो गया है, जिसकी तस्वीर दर तस्वीर अफगानिस्तान की तकदीर बनाने को काफी है। यूं तो तालिबान की पूरी कैबिनेट ऐसे चेहरों से भरी पड़ी है जो देश और दुनिया में दहशत का दूसरा नाम है। अब वहां रिजर्व बैंक का कामकाज एक ऐसे शख्स को सौंप दिया गया है जिसका हिसाब किताब से ज्यादा हथियारों से वास्ता है, और इसका नाम है हाजी मोहम्मद इद्रिस। दुनिया का शायद ही कोई ऐसा दफ्तर होगा जहां का मुखिया इस तरह के काम करता है। टेबल पर लैपटॉप भी है और पूरी तरह लोडेड ऑटोमेटिक राइफल भी। तालिबान के इस आतंकी अर्थशास्त्री का बायोडाटा देखकर आप और भी हैरान हो जाएंगे। हाजी मोहम्मद इद्रिस अफगानिस्तान में सेंट्रल बैंक का नया कार्यकारी गवर्नर है। इससे पहले ये तालिबानी नेता मुल्ला अख्तर मंसूर के पैसों के लेन देन को संभालता था। 2016 में एयर स्ट्राइक में मुल्ला अख्तर मारा गया। उसके बाद से ये तालिबान की आर्थिक गतिविधियों को संभाल रहा है। इसे उसी का इनाम मिला है। मोहम्मद इद्रिस के पास कोई बड़ी डिग्री नहीं है, न ही ये वित्तीय मामलों का एक्सपर्ट है।
जब एक आतंकी को रिजर्व बैंक के कामकाज का जिम्मा सौंप दिया गया हो तो सोचिए ऐसे निजाम में आम आवाम का क्या हाल होगा। तालिबान का राज आते ही अफगानियों पर जुल्म सितम की शुरुआत हो गई है। तालिबानियों की सबसे बड़ी बौखलाहट खुद के खिलाफ हो रहे विरोध प्रदर्शन को लेकर है और इन प्रदर्शनों में महिलाओं की बढ़ चढ़कर भागीदारी से तालिबान डरा हुआ है। यही वजह है कि वो पूरा गुस्सा विरोध की इन आवाजों को दुनिया तक पहुंचाने वाले पत्रकारों पर उतार रहा है। They are against freedom of speech in media. When the spokesman of Taliban, Zabiullah Mujahid, talks, he always say they are pro freedom of, but in action, the situation is totally different. तालिबान ताकत और बंदूक का भी सहारा ले रहा है। इस बीच उसने ऐसी रैलियों को दबाने के लिए पहले से इजाजत का फरमान भी जारी कर दिया है। अफगानिस्तान में तालिबानी निजाम ने लोगों के दिल में डर, दहशत और खौफ बढ़ा दिया है। यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली छात्राएं भी तालिबानी पाबंदियों को लेकर डरी हुई हैं, क्योंकि तालिबान के आदेश के मुताबिक यूनिवर्सिटी में भी लड़के लड़कियों की पढ़ाई पर्देदारी में ही होगी। इस नीति के तहत लड़कों और लड़कियों को अलग कर दिया जाएगा और मुमकिन है कि वो क्लास में अलग समय पर आएं। हमारी क्लास आधिकारिक तौर पर अगले बुधवार से शुरू होगी। नई पाबंदियों के बाद वो हमें पिछले दशकों में ले जाना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने ऐसी कई पाबंदियां लगाई हैं जो सिर्फ लड़कियों पर लागू होती हैं। तालिबान की सत्ता आते ही पूरे अफगानिस्तान में गीत संगीत भी बंद होने की आशंका है, क्योंकि अपने पिछले राज में तालिबानी संगीत से जुड़े कई लोगों को कड़ी सजा दे चुका है। जब तालिबान पहली बार सत्ता में आए थे तो उन्होंने सभी तरह के संगीत पर पाबंदी लगा दी थी, और अब जबकि वो फिर से सत्ता में आ चुके हैं तो सभी को फिर से वही डर सताने लगा है। इस बीच एक नया फरमान जारी करते हुए तालिबानी सरकार ने देश में महिलाओं के क्रिकेट खेलने पर पाबंदी लगा दी है। हालांकि इस फैसले पर ऑस्ट्रेलिया ने कड़ी चेतावनी दी और कहा कि अगर ऐसा कदम उठाया गया तो नवंबर में अफगानिस्तान के खिलाफ होने वाला टेस्ट मैच रद्द कर दिया जाएगा। कुल मिलाकर तालिबानी राज के साथ अफगानिस्तान में पाबंदियों के नाम पर आतंक के पहरे का युग शुरू हो गया है, जिसकी सबसे ज्यादा मार महिलाओं पर पड़ेगी। आज तक ब्यूरो। और अब बात तालिबान पर भारत की प्लान की। तालिबान को लेकर भारत एक एक कदम फूंक फूंक के चल रहा है, जहां पाकिस्तान की हर हरकत पर भारत की नजर है। तालिबान में पाकिस्तान आतंकी सरकार बनाकर खुश हो रहा है, लेकिन भारत भी पूरा खेल करीब से देख रहा है, जहां पाकिस्तान को पूरी तरह से फेल करने का प्लान तैयार है। ब्रिक्स शिखर वार्ता में आप सभी का बहुत स्वागत है। अफगानिस्तान में बदल रहे समीकरण पर पूरी दुनिया की नजर है। तालिबान ने जिस तरह से अपनी सरकार में आतंकियों को जगह दी है, वो उसकी नीयत पर सवाल खड़े करता है, उस भरोसे और वादे पर सवाल खड़े करता है जिसमें वो शांति की बात करता है। तालिबान का असली चेहरा वहां से आ रही अत्याचार की तस्वीरों से साफ हो रहा है। ऐसे में आज ब्रिक्स सम्मेलन में अफगानिस्तान के हालात पर चर्चा हुई। इस सम्मेलन की अगुवाई भारत कर रहा था। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई इस बैठक में ब्राजील, रूस, चीन, भारत और दक्षिण अफ्रीका के प्रमुख शामिल हुए। मुझे विश्वास है कि आज की बैठक ब्रिक्स को भविष्य में और उपयोगी बनाने के लिए उपयुक्त दिशा देगी। हम महत्वपूर्ण वैश्विक तथा क्षेत्रीय मुद्दों पर भी चर्चा करेंगे। बैठक में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी मौजूद थे, जिन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्योता दिया था। अफगानिस्तान में बदल रहे घटनाक्रम में चीन और रूस की भूमिका बेहद अहम है। रूस कई सालों तक अफगानिस्तान में सक्रिय रहा है। जहां तालिबान की शुरुआत अमेरिका की मदद से रूस के खिलाफ हुई थी, तो वहीं चीन की सीमा अफगानिस्तान से जुड़ी हुई है। US and its allies' withdrawal from Afghanistan has led to a new crisis, and it's still unclear how this will affect regional and global security. That's why it is, for good reason,
that our countries have paid special attention to this issue. Meanwhile, we are all interested in Afghanistan's ceasing to be a threat to the neighbors. भारत अफगानिस्तान को लेकर रणनीति तैयार कर रहा है, जहां वो किसी भी तरह की जल्दबाजी में नहीं है। अफगानिस्तान में जारी हलचल के बीच एनएसए अजीत डोभाल ने रूसी समकक्ष निकोलाई पेत्रुशेव से मुलाकात की। दोनों के साथ कई अधिकारी भी बैठक में मौजूद रहे, जहां अफगानिस्तान के हालात पर चर्चा हुई। इस बैठक में भारत और रूस दोनों ने आशंका जताई कि अफगानिस्तान एक बार फिर आतंकियों का गढ़ बन सकता है। इसके अलावा भारत ने अफगानिस्तान में रह रहे अल्पसंख्यक हिंदू और सिखों को लेकर भी चिंता दिखाई। दोनों ही मुल्कों ने आतंकवाद और अफगानिस्तान में ड्रग्स को लेकर साथ जंग लड़ने का भरोसा दिया। इससे पहले पीएम मोदी ने 24 अगस्त को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से अफगानिस्तान के हालात को लेकर फोन पर बात की थी। भारत अफगानिस्तान को लेकर दुनिया भर के बड़े मुल्कों से लगातार बात कर रहा है, जिसे लेकर रणनीति तैयार की जा रही है। इससे पहले अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA चीफ विलियम जे बर्न्स के साथ अजीत डोभाल की बैठक हुई थी। वहीं ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी MI6 के चीफ रिचर्ड मूर भी तालिबान को लेकर भारत से बात कर चुके हैं, जिसमें लश्कर और जैश जैसे आतंकी संगठनों की अफगानिस्तान में भूमिका पर चर्चा हुई। इसके अलावा तालिबान के साथ नजर आ रहे ISI चीफ को लेकर भी भारत ने सवाल खड़े किए। हालात पर पाकिस्तान जहां पूरी तरह से आतंकवाद के साथ नजर आ रहा है, वहीं अब दिल्ली की भूमिका बेहद अहम होने वाली है, जहां दुनिया भर के मुल्क भारत के साथ नजर आ रहे हैं, जिसने पाकिस्तान की टेंशन बढ़ा दी है। तालिबान अपनी अबूरी हुकूमत का उन्होंने ऐलान किया और मैं ये लिस्ट देख रहा था, इसमें कम से कम 5-6 अफराद ऐसे हैं जो या तो वांटेड हैं या ग्वांतानामो बे में रह के आए हैं। तो इससे बड़ा तमाचा पूरी दुनिया के मुंह पर नहीं लग सकता। अभी वेस्टर्न मीडिया जो है वो ये बातें कर रहा है कि फ़लाँ वांटेड है, फ़लाँ वांटेड है, लेकिन ये जो अमरीकी और ये जो मगरबी ममालिक हैं, इनकी तरफ से ये बात कोई मायने नहीं रखती है। पाकिस्तान खुलकर तालिबान के साथ आ चुका है, जहां पाकिस्तान के आतंकी पूरी तरह से सक्रिय नजर आ रहे हैं, जिन्हें दहशतगर्दी के लिए एक और मुल्क मिल गया है। वहीं चीन भी लगातार तालिबान की वकालत कर रहा है, लेकिन इस पूरे खेल में भारत की भूमिका अहम है, जो कि किसी भी कीमत पर आतंकवाद को बर्दाश्त करने वाला नहीं है। भारत हर मुल्क को साथ ला रहा है जो आतंकवाद के खिलाफ है। भारत हर उस मुल्क से बात कर रहा है जो तालिबान पर भरोसा करने में जल्दबाजी नहीं दिखा रहे। आज तक ब्यूरो। वैसे पाकिस्तान की हर हरकत पर भारत की नजर है। वहीं पाकिस्तान को लगता है कि अब वो अफगानिस्तान से आतंकी फैक्ट्री चलाएगा। ऐसे में पाकिस्तान अब अफगानिस्तान के लिए चंदा मांग रहा है। वहीं तालिबानी सरकार के आगे अब देश चलाने का संकट है, क्योंकि मुल्क बंदूक की नोक से नहीं चलता। उसके लिए पैसों की जरूरत होती है, जो कि तालिबान सरकार के पास नहीं है। अत्याचार और फरमान से सरकार नहीं चलती। मुल्क चलाने के लिए पैसों की जरूरत होती है, रोजगार की जरूरत है, सिस्टम की जरूरत है, इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है। लेकिन जिस कैबिनेट में आतंकियों का बोलबाला हो, जिस कैबिनेट में आतंकी संगठन चलाने का अनुभव हो, आज उस तालिबान को एक मुल्क चलाना है। हाथों में हथियार है, लेकिन जेब खाली है। सत्ता की गद्दी है, लेकिन बैंक बैलेंस जीरो है। अब सवाल है कि आखिर कैसे तालिबानी सरकार अफगानिस्तान में चलेगी। अमेरिका ने अफगानिस्तान में वर्ल्ड बैंक के पैसों को फ्रीज कर दिया है। तालिबान की कैबिनेट में आतंकियों की भरमार के बाद अमेरिका समेत दुनिया भर के कई मुल्कों ने अफगानिस्तान को फंडिंग करने से इनकार कर दिया है। ऐसे में अब तालिबान के लिए पाकिस्तान पैसा मांग रहा है, वो पाकिस्तान जिसके पास खुद खाने को पैसे नहीं। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी तमाम देशों को यह कहकर डराने की कोशिश कर रहे हैं कि आतंकवाद को रोकना है तो अफगानिस्तान की मदद करो। We must never allow creation of a political vacuum in Afghanistan leading to insecurity and instability. Sustained international engagement with Afghanistan thus remains the best counterterrorism investment for all of us. Any other outcome would only produce an Afghanistan that is internally unstable and externally destabilizing. We are certain that the international community does not desire that end. कुरैशी अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में छिपा आतंकी अर्थशास्त्र का ज्ञान
चीन, ईरान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान के विदेश मंत्रियों की डिजिटल बैठक के दौरान दे रहे थे। अफगानिस्तान में सरकार बनवाने के बाद ये बैठक पाकिस्तान ने ही बुलवाई थी। अब चीन को अफगानिस्तान में आग से खेलने का नया शौक पैदा हुआ है, जिसने अफगानिस्तान को मदद का भरोसा दिया है। चीन तालिबान की ओर से अंतरिम सरकार की घोषणा और जरूरी पदों पर तैनाती की काफी महत्व देता है। इससे अफगानिस्तान में 3 हफ्तों से अधिक की अराजकता खत्म हो गई है। अब जरूरी है कि देश में व्यवस्था कायम हो और उसका पुनर्निर्माण किया जाए। चीन ने $31 मिलियन की तत्काल मदद देने का वायदा किया है, लेकिन ये मदद पैसों के तौर पर नहीं होगी, बल्कि अनाज, सर्दी के लिए जरूरी सामान, वैक्सीन और दवाइयों की शक्ल में होगी। लेकिन चीन की हर चाल पर अमेरिका की पैनी नजर है। Taliban will get funding from China. Well, China has a real problem with the Taliban, so they're going to try to work out some arrangement with Taliban, I'm sure. As does Pakistan, as does Russia, as does Iran. They're all trying to figure out what do they do now. So it'll be interesting to see what happens. चीन भी तालिबान को लेकर फूंक फूंक कर कदम बढ़ा रहा है। चीन ने तालिबान को मोटा पैसा दिया है, वहीं उसे तालिबान में अपना व्यापारिक फायदा भी नजर आ रहा है। चीन के सामने एक और बड़ी मुश्किल उसकी सीमा का अफगानिस्तान से सटा होना है। उसे डर है कि जिहादियों का अगला निशाना कहीं उसका शिनजियांग प्रांत न हो, जहां उइगर मुस्लिमों पर चीन के अत्याचारों की खबरें आती रहती हैं, जो चीन के खिलाफ विद्रोह करता रहता है। ऐसे में वो तालिबान के साथ अच्छे संबंध बनाना चाहता है। इसके अलावा ड्रैगन अफगानिस्तान की जमीन से अमेरिका को चुनौती देना चाहता है। यही वजह है कि चीन के अलावा अमेरिका के दुश्मन मुल्क ईरान ने भी अफगानिस्तान की मदद का वायदा किया है, लेकिन अमेरिका ने साफ कर दिया है कि तालिबान की नई कैबिनेट उसे मंजूर नहीं है, जहां आतंकवादियों की भरमार है। Yesterday, the Taliban named a new interim government. We're assessing the announcement, but despite professing that a new government would be inclusive, the announced list of names consists exclusively of individuals who are members of the Taliban or their close associates, and no women. We're also concerned by the affiliations and track records of some of those individuals. We understand the Taliban has presented this as a caretaker cabinet. We will judge it and them by its actions. अमेरिका की सख्ती अब तालिबान को बर्दाश्त नहीं हो रही, जो अब धमकी देने पर उतर आया है। अमेरिका ने हक्कानी गुट को लेकर जो बयान दिया, वो पूरी तरह से दोहा एग्रीमेंट का उल्लंघन है। इस तरह का बयान अफगानिस्तान या अमेरिका किसी के भी हक में नहीं है। दोहा एग्रीमेंट के तहत इस्लामिक अमीरात के सभी सदस्यों को संयुक्त राष्ट्र और अमेरिका की ब्लैक लिस्ट से तुरंत हटा देना चाहिए। अमेरिका और अन्य देशों ने इस्लामिक अमीरात को लेकर जो बयान दिए हैं, वो बर्दाश्त करने लायक नहीं है। इस तरह के बयानों को तुरंत रोका जाना चाहिए। अमेरिका को अपनी नीति में बदलाव करना चाहिए। बहरहाल अफगानिस्तान में तालिबान सरकार के गठन के साथ ही ये तय हो गया कि हालात इतनी आसानी से सुधरने वाले नहीं हैं। अफगानिस्तान की जमीन अभी जंग का मैदान बनी रहेगी, जिसे लेकर दुनिया भर के मुल्क अपनी रणनीति तैयार कर रहे हैं। दिल्ली से गीता मोहन और गौरव सावंत के साथ आज तक ब्यूरो। अफगानिस्तान की अजेय पंजशीर घाटी अब भी तालिबान के ताज में कांटे की तरह बनी हुई है। तालिबान भले ही पूरे पंजशीर पर कब्जे का दावा कर रहा हो, लेकिन सच्चाई यही है कि पंजशीर के लड़ाकों ने अब भी मोर्चा संभाल रखा है। यही वजह है कि सरकार बनने के बाद तालिबान ने भी पंजशीर की जंग पर चुप्पी साध रखी है। तालिबान की चिंता बढ़ाने वाली बात यह भी है कि विद्रोह की अगुवाई कर रहे अहमद मसूद और अमरुल्लाह सालेह अफगानिस्तान में डटे हुए हैं। जब ताकत के दम पर तालिबान अफगानिस्तान में अपनी सत्ता कायम कर चुका है, जब हथियारों के जोर पर तालिबान विरोध में उठ रही हर आवाज को दबा रहा है, जब हुकूमत कायम होने के बाद तालिबानी अपने फरमानों से अफगानियों के हक छीन रहे हैं, ऐसे हालात के बीच एक सवाल अब भी अनसुलझा है कि आखिर तालिबान के खिलाफ विरोध का सबसे बड़ा मोर्चा संभालने वाली पंजशीर घाटी का क्या हुआ? क्या तालिबान ने अपनी ताकत से पंजशीर के लड़ाकों को भी घुटनों पर ला दिया है? क्या पूरी पंजशीर घाटी में तालिबान का झंडा लहराने लगा है?
पंजशीर की लड़ाई दुनिया के लिए अब भी पहेली बनी हुई है। सरकार के गठन से पहले ही तालिबान की ओर से फिर दावा किया गया है कि पंजशीर घाटी उसके पंजे में आ गई है, लेकिन नॉर्दर्न अलायंस ने फिर तालिबान के इन दावों की पोल खोल दी है। Panjshir hasn't fallen. We've only tactically withdrew from the main road, but over 60% of the valley is controlled by us. All the sub-valleys, all the strategic positions are controlled by the NRF, and the Taliban only control the main road. पंजशीर में तालिबान के खिलाफ लड़ाकों की अगुवाई कर रहे अहमद मसूद के प्रवक्ता साफ कह रहे हैं कि तालिबान मुख्य सड़कों से आगे बढ़कर पंजशीर की घाटी तक नहीं पहुंच सका है। पंजशीर से आई अब तक की तस्वीरें भी रेजिडेंस फोर्सेस के दावे को काफी हद तक सही ठहरा रही हैं। 6 सितंबर को तालिबान की ओर से ये तस्वीर जारी की गई थी, जिसमें पंजशीर के गवर्नर हाउस पर तालिबान का झंडा लहराया गया था। इस तस्वीर को जारी करने के साथ ही तालिबान ने पंजशीर फतह का ऐलान भी कर दिया था। लेकिन इसके बाद पंजशीर घाटी में क्या हुआ किसी को नहीं पता। तालिबान की ओर से भी अपने आगे के अभियान की कोई तस्वीर या सूचना नहीं दी गई, क्योंकि पंजशीर में विरोध की आवाज को दबाने के लिए आगे बढ़ने के साथ तालिबानी प्रोपेगेंडा का भी सहारा ले रहे थे। सफेद इमारत इस्लामी सर वलायत पंजशीर फिलहाल दरहाल एहतिजाज है। पंजशीर की जंग अभी बाकी है और ये इतना आसान तालिबान के लिए नहीं रहने वाला। इस खबर पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी। नमस्कार, गुड इवनिंग, मैं हूं विक्रांत गुप्ता। कल बड़ा दिन था, लेकिन आज भी बड़ा दिन हो गया है। कल आपको पता ही है कि भारत की टीम का ऐलान हुआ था वर्ल्ड कप के लिए। उसके साथ साथ यह पता चला कि MS धोनी भारत के मेंटोर होंगे, और अभी तक खेल जगत, क्रिकेट जगत सिर्फ और सिर्फ धोनी की बात कर रहा है। लेकिन आज थोड़ी देर पहले खबर आई इंग्लैंड से, तो बहुत ज्यादा अच्छी नहीं, और खबर यह है कि भारत के असिस्टेंट फिजियो भी कोविड पॉजिटिव हो गए। अब कल से टेस्ट मैच, निर्णायक टेस्ट मैच शुरू होना है। आज भारत की टीम को सुबह जब पता चला कि एक और सदस्य यानी कि फिजियो कोविड पॉजिटिव हो गए हैं, भारत की टीम की प्रैक्टिस रद्द कर दी गई। यहां तक कि जो शाम 7:30 बजे कप्तान की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसको भी रद्द कर दिया गया है। बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली ने कहा कि पता नहीं ये मैच होगा कि नहीं होगा, उम्मीद करता हूं कि मैच थोड़ा बहुत हो। रात 9:30 बजे रिपोर्ट्स आएंगी भारतीय खिलाड़ियों की, क्योंकि जैसे ही असिस्टेंट फिजियो पॉजिटिव टेस्ट कर गए, उसके बाद से भारत के खिलाड़ियों का टेस्ट हुआ है। और रात 9:30 बजे भारतीय वक्त अनुसार, यानी कि मैनचेस्टर में शाम 5 बजे रिपोर्ट्स आने की उम्मीद है। और 9:30 बजे अगर भारत के खिलाड़ी नेगेटिव टेस्ट कर जाते हैं तो यह टेस्ट मैच तय वक्त पर शुरू होगा। लेकिन अगर कुछ खिलाड़ी पॉजिटिव टेस्ट कर गए तो बहुत बड़ा सवाल होगा इस टेस्ट मैच पर। यहां तक कि इंग्लैंड के खिलाड़ी जॉस बटलर ने भी कहा है कि हम उम्मीद करते हैं कि मैच हो, क्या होगा क्या नहीं होगा यह किसी को फिलहाल पता नहीं है। लेकिन यह बहुत बड़ी खबर बनती जा रही है, क्योंकि पहले रवि शास्त्री और कोचेस और अब फिजियो भी पॉजिटिव टेस्ट कर गए। सनी भाई है मेरे साथ, और सनी भाई, ये शायद सोचा नहीं था, लेकिन ये टेस्ट मैच होगा नहीं होगा रात पता चलेगा। बहुत बड़ा इंपैक्ट हो रहा है, क्योंकि भारत को ये टेस्ट मैच जीतकर सीरीज जीतनी है। जी हाँ, बिल्कुल, ये तो बिल्कुल एक चिंता की बात है, क्योंकि ये जो कोविड होता है वो कब किसको किस पर आता है किसी को पता नहीं है। और अगर आपके सपोर्ट स्टाफ जो आपके साथ होते हैं, आपके बस में आते हैं, आपके ड्रेसिंग रूम में होते हैं, तो अगर उनको हुआ है तो फिर और एक बार भारतीय टीम को जो खिलाड़ी है उनको टेस्ट करना पड़ेगा। और यही आशा करते हैं कि कोई भी पॉजिटिव ना हो, क्योंकि कोई भी खिलाड़ी पॉजिटिव होता है तो उसके मतलब नॉक ऑन इफेक्ट्स काफी हो सकते हैं। तो हाँ, ये चिंता की बात जरूर है। ये आशा करते हैं कि कल जब गेम का पहला दिन होगा तो दोनों टीम के प्लेयर्स बिल्कुल ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, और हमें एक दिलचस्प मैच देखने को मिलेगा। सनी भाई, ये फैक्ट है कि खिलाड़ियों का टेस्ट दोबारा से हो गया है, और जैसे मैंने थोड़ी देर पहले भी कहा था, रात 9:30 बजे भारतीय खिलाड़ियों की रिपोर्ट्स आएंगी। अगर सब नेगेटिव हुए तो चलिए ठीक है, टेस्ट मैच वक्त पर होगा। लेकिन फिक्र की बात यह है कि ये स्पाइरल इफेक्ट है, क्योंकि पहले रवि शास्त्री, उसके बाद भरत अरुण, श्रीधर, और उसके कुछ दिन बाद
कहते हैं ना कि कोविड के लक्षण कुछ दिन बाद आते हैं। आपके असिस्टेंट फिजियो, फिक्र इस बात की भी है कि असिस्टेंट फिजियो ने खिलाड़ियों की ट्रीटमेंट की है, खासतौर से आपको याद होगा पुजारा, रोहित शर्मा, इन सब की ट्रीटमेंट भी की है, तो डर इस बात का है। क्या ये जो सारा मसला चल रहा है पिछले 3-4 दिन से, इसका असर न सिर्फ टेस्ट मैच पर बल्कि भारतीय टीम पर भी आपको दिखता है? जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि क्लोज अगर कोई कांटेक्ट है सपोर्ट स्टाफ के साथ, क्या अगर वो मैसियर है, और मैसियर को तो आप जानते हैं, मैसियर बहुत सारे प्लेयर्स उनसे मसाज लेते खेलने के बाद, एफर्ट करने के बाद, तो वो अगर क्लोज कांटेक्ट हुआ तो फिर वो प्लेयरों को भी अलग होना पड़ेगा टीम से। तो शायद ये भी बन सकता है कि आपके 11 में, जैसे कि हमने गैबा ब्रिस्बेन में देखा था, कुछ अलग से प्लेयर होंगे जो अभी पहले 4 टेस्ट मैचेस खेले, उनमें से मतलब जो जिनका कोई नंबर नहीं लग रहा था वो भी आकर खेल सकते हैं। पर जैसा हमने गैबा ब्रिस्बेन में देखा कि उनके पास भी वो काबिलियत है मैच जीतने की, और यही आशा करते कि वैसा कुछ ना हो, और जो हमारे अभी के जो रेगुलर 11 है वो ही खेलेंगे कल की मैच। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन वही बात है ना कि रात 9:30 तक इंतजार करना पड़ेगा, और मैनचेस्टर में मौका भी है क्योंकि भारत 2-1 से आगे है। वहां पर अचानक से हीट वेव चलनी शुरू हो गई, विकेट ड्राई है, पता नहीं, उम्मीद यही करते हैं कि सब कुछ ठीक ठाक रहे। लेकिन जो कल हुआ रात को 9:05 पर जिसका ऐलान हुआ, लोग आज भी उसकी ही बात कर रहे हैं, MS धोनी के बारे में। वो कहते हैं ना कि एक कप्तान ऐसा जिसने 3 ICC टूर्नामेंट्स जिताई थी, और 2013 के बाद से भारत को ICC टूर्नामेंट जीता नहीं, तो भारत के ड्रेसिंग रूम में कप्तान वापस जा रहे हैं, खिलाड़ी के तौर पर नहीं, कोच के तौर पर, मेंटोर के तौर पर। हालांकि कई सवाल अभी भी सुलझे नहीं हैं। अब देखना यह है कि धोनी के जाने से फायदा कितना होता है। बाहुबली इज बैक, नए किरदार में, नए अंदाज में, नए तेवर के साथ, लेकिन मिशन होगा वही पुराना, हिंदुस्तान को वर्ल्ड चैंपियन बनाने का। T20 वर्ल्ड कप में टीम के मेंटोर होंगे माही, विराट के वीरों में जोश भरेंगे माही, विराट के सिर पहला ताज सजाने में जुटेंगे माही। धोनी 22 गज की पट्टी से दूर होंगे, लेकिन उनका अनुभव और कूल माइंड बड़े से बड़ा मुकाबला जीतने का ताना बाना बुन रहा होगा। रणनीति में दिमाग कप्तान विराट कोहली का चलेगा, लेकिन दिलों में जोश भरने का काम करेंगे धोनी। धड़कनों को काबू करने की तरकीब सिखाएंगे धोनी। धोनी बताएंगे कि कैसे बड़े मुकाबले जीते जाते हैं। I have one announcement to make. Mr. MS Dhoni will join Team India as a mentor for upcoming T20 World Cup. I am glad that MS has accepted BCCI's request and he will join Team India for upcoming T20 World Cup. MS will work closely with Ravi Shastri and other support staff to support Team India. टीम में काबिल खिलाड़ियों की कोई कमी नहीं, लेकिन विराट की कप्तानी में एक भी ICC ट्रॉफी न जीत पाना हर किसी को खल रहा है। दूसरी ओर धोनी ICC टूर्नामेंट्स के महारथ ही रहे। ये 3 तस्वीरें उनकी कप्तानी में हिंदुस्तान के क्रिकेट खजाने में किसी कोहिनूर से कम नहीं। 2007 का T20 वर्ल्ड कप हो, 2011 का वर्ल्ड कप हो, और 2013 की चैंपियंस ट्रॉफी में खिताबी जीत, धोनी की कप्तानी की वो काबिलियत है जो अब क्रिकेट की एक अलग ही किताब बन चुकी है। धोनी को अगले महीने होने वाले T20 वर्ल्ड कप में मेंटोर का किरदार निभाना है। पहले ये वर्ल्ड कप भारत में ही होना था, लेकिन कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए इसे 3 शहरों दुबई, शारजा और अबू धाबी में कराने का फैसला लिया गया। वैसे तो वर्ल्ड कप के मुकाबले 17 अक्टूबर से शुरू होंगे, लेकिन सुपरहिट मुकाबला होगा 24 अक्टूबर को, जब मैदान में भारत और पाकिस्तान आमने सामने होंगे। यानी पहले ही मुकाबले से शुरू हो जाएगी इस महारथी की अग्नि परीक्षा। आज तक ब्यूरो। वैसे ये चौंकाने वाली बात थी, तो मैं आपको बता दूं कि सारा सिलसिला कहां से चला। दरअसल 1.5 महीना पहले जब बीसीसीआई अध्यक्ष और सेक्रेटरी दुबई गए थे, तो बीसीसीआई सेक्रेटरी जय शाह को यह आइडिया आया। उन्होंने बात की, MS धोनी से पूछा कि क्या आप बनना चाहेंगे। धोनी ने कहा ठीक है। यह सिर्फ पहली बात थी। उसके बाद जाहिर तौर पर
जब धोनी ने हामी भर दी तो फिर सेक्रेटरी को कप्तान, उप कप्तान यानी कि विराट और रोहित के पास जाना था, ये जानने के लिए कि क्या धोनी को ड्रेसिंग रूम में मेंटोर के तौर पर लाना वाजिब होगा। उन्होंने कहा ठीक है। उसके बाद रवि शास्त्री से बात होनी थी, क्योंकि रवि शास्त्री का भी यहां पर रोल था और उनको यह समझाना जरूरी था कि धोनी अगर आपसे ऊपर नहीं तो आपसे नीचे भी नहीं। लेकिन यह बड़ा जरूरी हो जाता है कि एक ड्रेसिंग रूम में जब एक कोच हो तो दूसरे मेंटोर का रोल क्या होगा। मैं आपको यह भी बता दूं कि अगर आप पीछे जाएं इतिहास, 2014 में जब भारत इंग्लैंड में बुरी तरह से हार रहा था तो रवि शास्त्री कमेंट्री कर रहे थे और भारत के कोच थे डंकन फ्लेचर। बीच दौरे में डंकन फ्लेचर हेड कोच बने रहे और रवि शास्त्री को भी इसी रोल में टीम के साथ जोड़ा गया था। यह सिलसिला चलता रहा। वर्ल्ड कप 2015 में भी ऐसे ही था। हेड कोच डंकन फ्लेचर थे और डायरेक्टर बन गए थे रवि शास्त्री। उससे भारत को नुकसान नहीं, फायदा हुआ था। सनी भाई है मेरे साथ, सनी भाई से भी बात करनी, लेकिन अब बड़ी बात यह ना कि एमएस धोनी क्या लेकर आते हैं। एमएस धोनी जो है जब कप्तान थे तो विराट कोहली ने इनके सामने क्रिकेट खेलनी शुरू की थी और ये ज्यादातर खिलाड़ी भी ऐसे ही हैं। रिलेशन बड़ा अच्छा था, रिश्ता बड़ा अच्छा था। मैन मैनेजमेंट, क्योंकि कप्तान के तौर पर आपका खेल, आपकी रणनीति तो है ही, लेकिन आप खिलाड़ियों को संभालते कैसे हैं। और कहीं ना कहीं शायद बीसीसीआई को इस बात का इल्म था कि इस ड्रेसिंग रूम में वो कम्युनिकेशन वैक्यूम है और जब कम्युनिकेशन वैक्यूम होता है एक इस तरह का इंसान मैन मैनेजमेंट के जरिए लीडरशिप और खिलाड़ियों को जोड़ सकता है। लेकिन कुछ सवाल भी रहेंगे कि ऐसा तो नहीं है कि एक कोच हो, एक मेंटोर हो, अहम की लड़ाई हो। ये एक बड़ा कंसर्न रहेगा। दूसरी बात यह भी है कि सनी भाई, एमएस धोनी क्या लेकर आते हैं आपके लिए, क्योंकि ये बड़ा फैसला है, बड़ा स्टेप है। जी, अब मुझे तो नहीं लगता कि अगर एक ही स्पिनर को खिलाना है तो वो स्पिनर आपके रविंद्र जडेजा होंगे, क्योंकि हमने देखा कि पिछले मैच में वो नंबर 5 पर भी बल्लेबाजी करने आए थे, तो उन पर इतना विश्वास दिखाया है टीम के मैनेजमेंट ने। तो अभी आखिरी वक्त वो उन्हीं को वो मौका देंगे और एक मौका देंगे अश्विन को मैनचेस्टर की हवा में, और मैनचेस्टर के पिच पर शायद वो चांस नहीं मिलेगा। लेकिन यह भी देखना होगा कि रवि शास्त्री का ये आखिरी असाइनमेंट होगा एक तरह से, क्योंकि रवि शास्त्री का आखिरी असाइनमेंट का मतलब है कि इसके बाद से वो भारत के कोच के लिए अप्लाई नहीं करेंगे। और यह सच है कि भारत को नया कोच चाहिए होगा, लेकिन नए कोच एमएस धोनी नहीं होंगे। अच्छा, एक ये भी बात चल रही थी, मैं आपको खबर दे दूं कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। किसी ने ये पिटीशन भी डाल दी है कि भाई एमएस धोनी तो चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान हैं, वो भारत की टीम के साथ कैसे जुड़ सकते हैं। मुझे लगता है सनी भाई, ये भी हो सकता है कि बीसीसीआई और धोनी ने अगर इस बात पर एग्रीमेंट की है तो कुछ सोचा होगा। हो सकता है एमएस धोनी इसके बाद आईपीएल ना खेलना चाहते हो सकता है जैसे ही आईपीएल खत्म हो 15 अक्टूबर वो ये ऐलान कर दे कि मैं तो भाई अब खिलाड़ी नहीं हूं, ऑक्शन पूल में नहीं जाऊंगा, तो फिर उसके बाद ये असाइनमेंट वो ले सकते हैं। विराट कोहली की बात हो रही थी, क्योंकि विराट ने, रोहित शर्मा ने धोनी की कप्तानी में ना सिर्फ खेला बल्कि कई बड़े जो फैसले थे इन दोनों के करियर के वो एमएस धोनी ने लिए। अब ये दोनों भारत के बड़े खिलाड़ी हैं, एमएस धोनी का रोल बदल गया है। देखिए, बहुत अनुभव लेके आते, वो जानते हैं किस तरह से मैच को पलटाना होता है। बैटिंग करते वक्त भी हमने देखा है कि किस तरह से वो आखिरी वक्त तक खींच लेते हैं और आखिरी ओवर में मैच जिता देते। तो वो उनके पास वो काबिलियत है, वो अनुभव, कप्तानी करना, किस तरह से दिमाग ठंडा रखकर टैक्टिक्स सोचना, ये सब जो है वो भारतीय ड्रेसिंग रूम में वो होने के नाते भारतीय टीम को बहुत फायदा होगा। और जब कोई आपके पास एक कोई विनर आपके साथ बैठता है तो विनर का जो कॉन्फिडेंस होता है वो आप में आप भी उससे आप फीड कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि जो बीसीसीआई की ये एक मूव है वो बड़ी अच्छी मूव है और इससे भारतीय टीम को बहुत बहुत फायदा होगा। वैसे भी एक टॉनिक चाहिए था ना भारत को, लेकिन एक टॉनिक तो अब यहां पर चाहिए कल के टेस्ट मैच के लिए, क्योंकि सीरीज दांव पर है। भारत 2-1 से आगे है। उम्मीद यह थी कि मैनचेस्टर में भारत अगर जीतेगा तो सीरीज जीतेगा 2007 के बाद। अब बड़ा सवाल तो अटक गया है कोविड को लेकर, यह मैच होगा भी कि नहीं होगा। रात 8 बजे हम बैठेंगे हमारे YouTube चैनल स्पोर्ट्स तक पर, और स्पोर्ट्स तक पर कल रात आप लोगों ने एक रिकॉर्ड तोड़ा।
स्पोर्ट्स तक पर यूट्यूब पर कल 1.25 लाख लोग लाइव वॉचिंग थे जब भारत की टीम का ऐलान हुआ था और धोनी कोच बने थे। उम्मीद है कि रात 8 बजे आप अपने सवालों के साथ आएंगे, हम अपडेट्स भी आपको करेंगे क्योंकि 9:30 बजे टेस्ट तो रिपोर्ट आएगी, लेकिन उसके अलावा और अपडेट्स क्या है, क्या ये मैच होगा कि नहीं होगा, मैच भारत को जीतना कैसे है, तमाम बातों पर चर्चा रात 8 बजे हमारे यूट्यूब चैनल स्पोर्ट्स तक। आज तक बेमिसाल 20